कोई पहली बार उनको बैटिंग करते हुए देख रहा है और जिस तरीके की वो शॉट्स खेलते हैं, आप ये कहोगे ही नहीं कि ये नंबर 6-7वें के बाद का बल्लेबाज है जो खेल रहा है। जडेजा ओवर अश्विन इन ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट, ये बहुत बार देखा गया। एडेड एडवांटेज जड्डू के पास ये है कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल फील्डर। उड़ते हुए कैच पकड़ लेंगे, रन आउट कर देंगे। तो इतने सारे स्टैट्स अच्छे होने के बाद भी उनके ऊपर कभी ध्यान क्यों नहीं जाता है किसी का? आई गेस ध्यान जाता है, ऐसा नहीं है ध्यान जाता नहीं है। मे बी शायद आप ये कह सकते हैं कि उनका शायद पीआर इतना एक्टिव नहीं है। आज के दौर में पीआर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब भी उनको ब्रेक मिलता है वो ब्रेक पर खाली नहीं बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं। अपने लोकल क्लब्स के लिए चले जाते हैं। यूट्यूब भी चलाने लगे हैं। ही हैपेंस टू बी अ प्रोफेसर नाउ। अगर आप WTC में भी देखें तो WTC फाइनल में भी यही हुआ था कि अश्विन को नहीं खिलाया गया था। बहुत सोशल मीडिया पे रोल हुआ था उस बात पर, लेकिन कारण मेरे हिसाब से तो यही है। आपको क्या लगता है कि अश्विन खिलाए जाएंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में? I should have never become a bowler। जी हाँ, ये बयान था रविचंद्रन अश्विन का जब उन्हें WTC फाइनल में इंडिया की 11 में जगह नहीं मिली थी। और आज दिन वो है जब उसी ऑस्ट्रेलियन टीम के विरुद्ध बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की इंडिया 11 जब उतारी जाएगी तो उसमें वो सबसे आगे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि एज एन ऑलराउंडर मुझे टीम में पिक करो। रविचंद्रन अश्विन इज अ लेजेंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट ओवरसीज एज वेल। तो इसी बात के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या उन्हें उनका क्रेडिट पर्याप्त तरीके से मिल रहा है या नहीं। वेलकम टू क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट। माय नेम इज आकाश थापा एंड हियर विद मी इज माय फेलो पॉडकास्टर अक्षत गौर। अक्षत सर, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि अश्विन का दुश्मन उनकी एक्सेप्शनल बॉलिंग स्किल ही बन चुकी है, क्योंकि वो एज एन अंडररेटेड बैटर देखे जाते हैं। बहुत टाइम्स पे ऐसा देखा जाता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो एक एक्सेप्शनल स्पिनर है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा पीछे है रविंद्र जडेजा से। और रविंद्र जडेजा के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है, क्योंकि उनके रणजी में 2 ट्रिपल हंड्रेड्स भी हैं। मेरे इनफैक्ट 2 ही हैं या 3 हैं? 2-3 है, ऐसे ही कुछ है फिगर। लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल बैटर माने जाते हैं। तो क्या रीज़न है? क्या यही एक रीज़न है कि अश्विन एज एन अंडररेटेड ऑलराउंडर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके 6 शतक हो चुके हैं इंटरनेशनल टेस्ट में? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि अश्विन ने एज अ बैटर जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा लेट किया है। मतलब बैटर वो थे, तमिलनाडु के लिए भी वो टॉप ऑर्डर बैटर हैं, चाहे वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग हो, हालांकि वो तो बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन स्टेट लेवल के लिए भी। तो बॉलर तो वो अच्छे थे ही, उन्होंने अपनी स्किल हमेशा इम्प्रूव करी है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने थोड़ा सा लेट आई गेस ही वोक अप कि भाई ये स्किल्स मेरी ज़्यादा अच्छी हैं, और या ये कहें कि उसको पॉलिश करने में उन्होंने थोड़ा सा वक्त ज़ाया कर दिया। नहीं तो अब तक उनके 100s की जो टैली है वो ज़्यादा होती, नंबर्स की जो टैली है। क्योंकि मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक रीज़न है सबसे पहला कि ही वोक अप लेट व्हेन इट कम्स टू स्पार्किंग हिज बैटिंग एबिलिटीज। बेसिकली अ लेट ब्लूमर काइंड ऑफ अ थिंग है। और दूसरी चीज़, जैसे जड्डू भाई से अगर आप कंपेयर करें तो जड्डू वॉज ऑलवेज अ बैटिंग कम ऑलराउंडर, ऑल्सो अ बॉलिंग कम ऑलराउंडर। वो उनका वो वाइस वर्सा वाला रोल हमेशा चलता रहा है, चाहे वो IPL की बात हो, वो टेस्ट की बात हो। और उसके अलावा एक एडेड एडवांटेज जड्डू के पास ये है कि ही इज़ एन एक्सेप्शनल फील्डर। वो एक चीज़ है जिसपे वो हमेशा दूसरों से आगे निकलते हैं कि वो फील्डिंग में बहुत योगदान देते हैं। उड़ते हुए कैच पकड़ लेंगे, रन आउट कर देंगे। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे आप कह सकते हो कि और प्लस ही इज अ लेफ्ट आर्मर एज वेल, सो वो एक अलग इम्पैक्ट लेके आते हैं टीम में। तो ये कुछ कारण है मेरे हिसाब से जो अश्विन के ऊपर उनको जो प्रेफरेंस मिली है अभी तक। हालांकि अश्विन ने एज अ बॉलर तो जाहिर है कि प्रूव किया है और बहुत कुछ अचीव किया है, तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब एज अ फैन आप चाहोगे कि बल्कि मैं सोचता हूँ कि उन्होंने
पहले ही ये स्किल इम्प्रूव कर ली होती तो क्या पता कुछ और होता। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बैटिंग के चक्कर में कहीं अपनी बॉलिंग ना ख़राब कर लेते। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं पास्ट में भी हमारे इंडियन क्रिकेट में, जैसे फॉर इंस्टेंस इरफान पठान, ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, वी ऑल नो दैट, बट ग्रेग चैपल के एरा में उन पर बैटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा, उनको फर्स्ट डाउन भेजा जाने लगा, सेकंड डाउन भेजा जाने लगा, उससे उनकी बॉलिंग पे इम्पैक्ट आया। और उनकी बॉलिंग, जो शार्पनेस उनकी बॉलिंग में दिखती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो आई गेस ये भी कुछ कारण है जिससे शायद प्लेयर थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है उसी पे फोकस बनाए रखो, ये सब चीज़ें तो बाद में भी करी जा सकती हैं। तो ये एक चीज़ है अश्विन के साथ। अश्विन के लिए बहुत टाइम्स पे ये बात कही जाती है कि ही इज़ अ रियली थिंकिंग क्रिकेटर। जब आप देखें अश्विन को, जब आप बॉल उनके हाथ में आती है, तब आप देख रहे होते हैं कि उन्होंने स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुस्काने, इन सब को एक अलग तरीके से आउट किया है और बहुत ही प्लान तरीके से आउट किया है। चाहे वो जॉस बटलर का नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे रन आउट इंसिडेंट ही क्यों ना हो, तो उसमें भी ये दर्शाती है चीज़ कि ही इज़ अ थिंकिंग क्रिकेटर एंड ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द गेम। उस पर ये तर्क रख देना कि आपको एक बैटर अच्छा चाहिए, आप क्योंकि दिमाग का तो कोई वो नहीं होता है। एक देखिए, मेरे हिसाब से क्रिकेट बहुत इम्प्रूव हुई है पहले और आज के टाइम पर। पहले क्या होता था कि बॉलर से इतनी एक्सपेक्टेशन की नहीं जाती थी। अभी क्या है, क्योंकि T20 फॉर्मेट आ चुका है, तो टेस्ट में वो चीज़ देखने को मिलती है कि बैटर्स अब उतने लंबे सेशंस तक खेलते नहीं हैं, जल्दी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा रखते हैं और उस चक्कर में आउट भी होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी टेल मजबूत करनी पड़ेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया या कुछ और टीमों ने बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। अगर आप इनविंसिबल्स ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आई गेस वो एक जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पैटर्न एक्सेप्ट हो जाता है, वो सभी टीमें फिर उस पर चलती हैं और इंडिया भी चली है उस पर। तो ये भी एक रीज़न है कि मैनेजमेंट भी चाहता होगा कि भाई हमारे बॉलर्स भी कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक कारण है कि अश्विन ने भले ही थोड़ा सा लेट किया, बट वो एक इम्प्रूवमेंट आया। Isn't his batting record going underrated when we see क्योंकि बहुत सारे स्टैट्स ऐसे निकल के आते हैं आजकल कि अश्विन ने 7वें नंबर के बाद जितनी बार 100 मारा है, उनके 2 शतक वेस्ट इंडीज़ में भी हैं। 7वें नंबर के बाद मारने वाले शतक वीरों में एक 4 शतक कपिल देव के भी हैं, एक स्टैट में पढ़ रहा था। तो इतने सारे स्टैट्स अच्छे होने के बाद भी उनके ऊपर कभी ध्यान क्यों नहीं जाता है किसी का? यस, ध्यान जाता है, ऐसा नहीं है ध्यान जाता नहीं है। मे बी शायद आप ये कह सकते हैं कि उनका शायद पीआर इतना एक्टिव नहीं है। आज के दौर में पीआर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार ये तो फिट भी नहीं बैठ रहे हैं टीम में, बट उनका पीआर इतना गजब का है कि आप दिन भर उन्हीं की बातें सुनोगे। तो ये मीडिया वाला एक फैक्टर है, देखिए। इमोशनल डैम इट। और अश्विन और होते हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अंडररेटेड रहते हैं, और अंडररेटेड क्रिकेटर्स पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और अश्विन उनमें से एक हैं जो एक अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं। उनकी बैटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। अगर कोई पहली बार उनको बैटिंग करते हुए देख रहा है और जिस तरीके के वो शॉट्स खेलते हैं, आप ये कहोगे ही नहीं कि ये नंबर 6-7वें के बाद का बल्लेबाज है जो खेल रहा है। टॉप ऑर्डर की तरीके से उनके शॉट निकलते हैं, चाहे वो ऑन द राइज कवर ड्राइव हो। आपको कुछ इंटरेस्टिंग थॉट आ रहा है, जरूर शेयर करिए। मैं ये सोच रहा था कि जब आपने पीआर की बात करी थी तो गौतम गंभीर इस समय हेड कोच है इंडिया के, तो वो पीआर की बात पे मेरे ख्याल से ध्यान ना दें। खैर आगे बढ़ते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हिज एक्सेप्शनल रिकॉर्ड बैटिंग इन इंडिया। जब भी टीम दुविधा में हुआ करती थी और एक बार तो इंग्लैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा पिच के ऊपर तनकीद करी जा रही थी कि ये पिच ऐसी नहीं है, ये पिच ऐसी नहीं है, ये तो 4 दिन का टेस्ट मैच भी नहीं होगा। उस टेस्ट मैच में भी आके रविचंद्रन अश्विन ने एक तीसरे दिन पे आके, जब अनप्लेएबल लग रहा था सारे बैटर्स को, उन्होंने कहा कि देखिए ये पिच
अनप्लेबल नहीं है, आप सब लोगों की टेक्निक खराब है क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी टेक्निक पे काम नहीं किया था और आके एक और शतक जड़ दिया था। वो उनका 5वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था, इस शतक से जस्ट पहले वाला शतक। तो उसके ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं कि क्या रविचंद्रन अश्विन जो इतने टेक्निकली साउंड बैटर हैं उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए इंडिया के अलग अलग तरीके के ऑलराउंडर्स को, और उनका जो क्या कहते हैं संकट मोचक का जो एक टैग है अश्विन को मिलता रहता है, क्योंकि इससे पहले भी एक पारी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब उन्होंने संकट से भारत को निकाला था और बहुत बार निकाला हुआ है। तो क्या अश्विन एक संकट मोचक के रूप में भारत के लिए खेलते हैं, और दूसरा क्या उनकी टेक्निक अभी बहुत सारे अच्छे बैटर्स से भी हमारे अच्छी है? हाँ देखिए, बिल्कुल क्राइसिस मैन है अश्विन, और कहीं ना कहीं बहुत बार उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो बैकबोन है इंडियन क्रिकेट टीम की, चाहे वो बॉलिंग के एंड से हो। बॉलिंग के एंड से चलो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आओ, डिलीवर करो, विकेट्स लो, लेकिन बैटिंग के एंड से भी, बैटिंग की तरफ से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जिस टेस्ट की आप बात कर रहे हो उसमें बाकी कोई खिलाड़ी चला नहीं, तो उसके पीछे शायद ये भी एक कारण है कि वो उनके होम ग्राउंड पे टेस्ट था, तो उनसे बेहतर तो उस ग्राउंड को कोई जानता भी नहीं है, तो वो तो आंख बंद करके भी उस ग्राउंड पे खेल सकते हैं, तो वो भी एक कारण था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे उनकी कोई स्किल कम हो गई है या जो टेम्परामेंट दिखाया है वो कम हो गया है, लेकिन ये भी एक एडवांटेज कहीं ना कहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सीखने की ज़रूरत एज अ क्रिकेटर ज़रूर हो सकती है, एज अ बैटर आप ये नहीं चाहोगे कि टॉप ऑर्डर बैटर किसी लोअर ऑर्डर बैटर से सीखे। मतलब वो टॉप ऑर्डर में इसीलिए है ना, मैनेजमेंट तो कुछ सोच समझ के ही तो उनको टॉप ऑर्डर पे भेजेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आई गेस ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कोलैप्स हो जाते हैं और नीचे के जो ऑर्डर है वो आकर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यही एक टीम की स्पेशलिटी, और इसीलिए क्रिकेट को एक टीम गेम बोला जाता है कि कभी टॉप ऑर्डर बैटर्स ना चलें तो लोअर ऑर्डर आके कंट्रीब्यूट करे, विकेट कीपर कंट्रीब्यूट करे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा सवाल आपका आई गेस क्या था, अब एक बार अगर रिपीट करें। पहला सवाल था कि एक संकट मोचक के तौर पर आते हैं, और दूसरा था कि क्या वो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बेटर बैटर्स से भी ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं स्पिन के विरुद्ध? बैटिंग तो नो डाउट अच्छी करते हैं, उसके पीछे मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो चलिए स्किल तो है ही, वो एक नेचुरल टैलेंट है उनका, फ्लोइंग द बैट काइंड ऑफ मेकिंग रन्स हैं वो। और दूसरी चीज़ ये है कि डोमेस्टिक खेलते हैं वो, जब भी उनको ब्रेक मिलता है वो ब्रेक पर खाली नहीं बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं, अपने लोकल क्लब्स के लिए चले जाते हैं। यूट्यूब भी चलाने लगे हैं, ही हैपेंस टू बी अ प्रोफेसर नाउ, क्योंकि उनको हर चीज़ के बारे में ज्ञान है, और ही मेक्स श्योर कि हर स्किल में वो अच्छा अचीव करे। तो ये एक चीज़ है कि स्पिन इसीलिए भी अच्छा खेलते हैं कि डोमेस्टिक खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, जो भी अपकमिंग स्पिनर्स हैं उनके अगेंस्ट खेलते हैं। तो ये कारण है मेरे हिसाब से कि डोमेस्टिक अगर आप नहीं खेलोगे तो जाहिर है कि आप धीरे धीरे आपको वो आदत छूट जाएगी। जडेजा ओवर अश्विन इन ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट, ये बहुत बार देखा गया है कि न्यूजीलैंड में मैच है, जडेजा टीम में जगह बना रहे हैं, हमें 4 पेसर्स खिलाने, इसलिए अश्विन की जगह नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले बात चल रही है कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं टीम के अंदर। रविंद्र जडेजा ने और अच्छा पुख्ता कर दिया है अपना दावा कि एक ऑलराउंडर, अगर सिर्फ एक ऑलराउंडर खेलना है, वो भी स्पिनिंग ऑलराउंडर, तो मैं खेलूंगा और मैं ही स्पिन भी डालूंगा। स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट स्पिनर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि नेथन लायन बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं वहाँ पे। अब बात ये आती है कि क्या अश्विन जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने रन्स बना दिए हैं, अगर हो सकता है कि वो यहाँ पे विकेट भी ले लें इंडिया में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अश्विन आपको खेलते हुए दिखें विद रविंद्र जडेजा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अश्विन और जड्डू दोनों खेल सकते हैं, और ऐसा नहीं उन्होंने खेला नहीं है विदेशों में,
खेला है ओवरसीज कंडीशंस में, बट जैसा मैंने पहले भी बताया कि जडेजा को प्रेफरेंस सिर्फ इसलिए नहीं मिलती है कि वो भी एक ऑलराउंडर हैं। 2-3 तरह के कारण उसके पीछे ये हैं कि एक तो वो फील्डिंग में बहुत अच्छा योगदान करते हैं एज कम्पेयर टू अश्विन। आई मीन ड्यू रिस्पेक्ट टू अश्विन, बट वो फील्ड में ज़्यादा क्विक हैं जडेजा। और वर्ल्ड क्रिकेट में एक्सेप्शनल फील्डर्स की बात करें तो उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। एक ये चीज़ है। दूसरा है कि वो लेफ्टी हैं तो वो एक अलग एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं टीम में, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो। तो ये कारण है कि उनको प्रेफरेंस मिलती है। अगर आप WTC में भी देखें तो WTC फाइनल में भी यही हुआ था कि अश्विन को नहीं खिलाया गया था। बहुत सोशल मीडिया पे रोर हुआ था उस बात का, लेकिन कारण मेरे हिसाब से तो यही है कि जडेजा को प्रेफरेंस यही कुछ 2-3 रीजंस की वजह से मिलती है। और आने वाली जो BGT है उसमें आई गेस देखिए दोनों खेल सकते हैं। और जडेजा ने बहुत इम्प्रूव किया है अपना टेस्ट करियर, खास तौर पे अभी करंटली 45 के लगभग का एवरेज है उनका, जो कि मजाक नहीं है एक लोअर ऑर्डर बैटर के लिए। टेस्ट क्रिकेट में 45 का एवरेज होना मतलब ऑलमोस्ट बेटर देन टॉप ऑर्डर बैटर। आप टॉप ऑर्डर बैटर्स के भी इतने एवरेज लंबे समय तक नहीं रहते हैं, 45, 46। तो जडेजा भी देखिए कंपटीशन तो दे रहे हैं उस स्पॉट को। अगर आपको एक स्पॉट चाहिए ऑलराउंडर की, स्पिन ऑलराउंडर की। और रही बात हार्दिक की, तो देखिए हार्दिक ने भी अगेन जैसा कि पहले कुछ समय उनके संग हुआ, जो चीज़ें हुई उसके हिसाब से, जो पर्सनल लेवल पे भी जो चीज़ें हुई उनकी लाइफ में हुई, उस सब को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जो कमबैक किया, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा हाथ था, T20 वर्ल्ड कप जिताने में। तो अगर BCCI उस कॉन्फिडेंस को इनकैश कराना चाहती है टेस्ट में और उनकी एक वापसी कराना चाहती है टेस्ट में, तो आई गेस इससे बेटर मौका है नहीं। हालांकि ये देखना होगा कि उनकी फिटनेस कैसी है, क्योंकि इंडिया चाहेगी कि वाइट बॉल के लिए हार्दिक ज़रूर रहें, क्योंकि वाइट बॉल में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बेटर है, खास तौर पे आने वाले कुछ बिग इवेंट्स लाइक चैंपियंस ट्रॉफी। तो हार्दिक ना आए तो कोई ऐसा सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन अश्विन और जडेजा खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा हाइस्ट किया था रविचंद्रन अश्विन ने और हनुमा विहारी ने मिलके सिडनी में पूरे दिन बैटिंग करते रहना और 2 सेशंस तक लगातार बॉल को टेकते रहना, डिफेंस करते रहना और इतना सुदृढ़ हो जाना कि आप जब हनुमा विहारी खेल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर को खेलेंगे, और जब स्पिन डल रही है तो सिर्फ और सिर्फ अश्विन स्पिन को खेलेंगे। तो कुछ यादें जो आखिरी बार हम BGT के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, बिल्कुल है, और काफ़ी गोल्डन मेमोरीज हैं। देखिए वो वही टूर है जहाँ से फेमस वन लाइनर है, गाबा का घमंड टूटा है। तो जाहिर है, और उसमें ये टेस्ट बहुत वैल्यू करता है सिडनी वाला, कि जो एक्सेप्शनल ग्रिड दिखाया है टीम इंडिया ने। काफ़ी सारे खिलाड़ी चोटिल थे, रवींद्र जडेजा भी चोटिल थे, उनके फिंगर इंजरी हो रखी थी, हालांकि वो रेडी थे। फिंगर इंजरी की वजह से बाहर हाथ चला गया था, बट वो रेडी थे कि अगर कुछ होता है तो आई विल कम टू बैट। जैसे कि कुछ समय पहले, इनफैक्ट थोड़े और समय पहले ग्रेम स्मिथ ने किया था, टूटे हाथ से खेलने आए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ग्रिट बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। इनफैक्ट हनुमा विहारी खुद खेले थे डोमेस्टिक क्रिकेट, हनुमा विहारी खुद खेले थे। और उस टेस्ट में भी जो सिचुएशन थी इंडिया की वो ऐसी ही थी कि भाई अब नहीं तो तब गया मैच। लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली और इंडिया को मैच बचाया, इंडिया को हार के उससे बचाया, और उसके बाद जो कमबैक किया थैंक्स टू ऋषभ पंत, शुभमन गिल। तो एक्सेप्शनल टूर था। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया आर नोन फॉर गिविंग यू अ टफ फाइट, और इनफैक्ट टफ फाइट क्या, दे आर नोन फॉर लाइक क्रशिंग यू। तो वहाँ जब आप कोई भी टीम जाती है तो मेंटली ये सोच के जाती है कि भाई माइंड गेम्स भी होंगे और फील्ड पे भी एक्सेप्शनल स्किल्स देखने को मिलेंगी। हालांकि इस बार जो है प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया ही रहेगी, क्योंकि हमारी 2 जो लास्ट टूर्स गए हैं वो अच्छे गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को बदलना है रिजल्ट। हमको रिजल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी हैं, वी आर अहेड ऑफ देम। सो प्रेशर तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पे होगा। We have the upper hand and we are getting in this as favorites. जाने से पहले महज 4 प्रश्न हैं मेरे आपसे।
सबसे पहला कि आपके टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर्स आपके ओपिनियन में कौन है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, सबसे पहले तो जिनको मैंने देखा है खेलते हुए वो तो हैं जैक्स कैलिस। बिल्कुल। आई थिंक ही इज द फिनोमिनल, ही हैज़ बीन द फिनोमिनल क्रिकेटर। मतलब मोस्ट कंप्लीट क्रिकेटर अगर आप किसी को बोलोगे तो वो कैलिस हैं। 45 टेस्ट सेंचुरीज हैं और बहुत सारे विकेट्स हैं। अभी मुझे फिगर याद नहीं आ रहा, बट अच्छे खासे विकेट्स हैं। मतलब राहुल द्रविड़ और जहीर खान को अगर कंबाइन कर दिया जाए हाँ, तो एक जैक्स कैलिस बन जाएंगे। और कमाल के फील्डर थे वो। स्लिप्स में आप उनके हाथ से बॉल निकलती ही नहीं थी। और बहुत टाइम्स पे शायद एक आध मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की है, जहां तक मुझे पता है। ये तो खैर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट। बट जैक्स कैलिस, नाउ इमेजिन दैट कि सचिन तेंदुलकर के 49 टेस्ट रन्स हैं एंड ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम। 51 टेस्ट, या 51, 49 ओडीआई में है, 51 टेस्ट सेंचुरीज। और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो जैक्स कैलिस है। ही इज नॉट अ बैटर, ही इज एन ऑलराउंडर। सो आप रिकी पॉन्टिंग से ज्यादा टेस्ट 100s हैं। रिकी पॉन्टिंग अपने समय के एक बहुत महानतम बल्लेबाज हैं और उनसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज और उसके बाद विकेट्स भी लेना। वो भी मीडियम पेसर थे, फास्ट बॉलिंग भी करते थे बट समय के संग मीडियम पेस हो गए थे, स्लिप में कैच अच्छे लेते थे। तो भाई क्या चाहोगे आप एक प्लेयर से? मतलब द डे ड्रीम ऑफ दैट गॉड मैन कि हम बॉलिंग भी करते थे, हम बैटिंग भी करते थे, हम दोनों में ओपनिंग करते थे, हम फील्डिंग भी करते थे, हम विकेट कीपिंग भी करते थे। तो जैक्स कैलिस पहले स्थान पे, मतलब मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरे फेवरेट्स में जैक्स कैलिस हैं। और देखिए उसके बाद तो अगर मेरे फेवरेट की बात करें तो आप मतलब मैं पहले उनसे शुरू कर रहा हूँ जिनको मैंने देखा है खेलते हुए। उसके बाद मैं पिक करूँगा एंड्रू फ्लिंटॉफ को। बहुत बड़ा रोल रहा है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, इंग्लैंड क्रिकेट की राइस के लिए, चाहे वो वाइट बॉल हो, टेस्ट हो। हालांकि हम लोग अभी टेस्ट की बात कर रहे हैं। और एक उनकी बहुत मशहूर बैटल है जैक्स कैलिस के अगेंस्ट ही, जहाँ उन्होंने कैलिस को ऑलमोस्ट ब्लैंक कर दिया था, ब्लैंक आउट हो गए थे कि भाई उनको समझ ही में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये। तो वो एक प्लेयर है मेरे सेकंड जो फेवरेट हैं व्हेन इट कम्स टू ऑलराउंडर्स। थर्ड में थोड़ा अगर पीछे जाएं तो लेजेंडरी कपिल देव, मतलब उन्हीं से इंडियन क्रिकेट की आप ये कहें कि धाराएं शुरू हुई हैं, वही एक स्रोत है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। तो कपिल देव हैं। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट हैज़ बीन इनफैक्ट क्वाइट लकी व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग ऑलराउंडर्स इन ऑल एरास। जैसे जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो अब जो दो हैं वो भी मेरे फेवरेट ऑलराउंडर्स इंग्लैंड से ही हैं। जैसे मैंने बात करी कैलिस की, फ्लिंटॉफ की, कपिल देव की, अब मैं बात कर रहा हूँ इयान बॉथम की। अपने समय के 80s के वही कपिल देव के टाइम के लेजेंडरी ऑलराउंडर रहे। There was a saying, right, कि इंग्लैंड ने ही ये शुरू किया था ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस करने का, ऑलराउंडर्स को खिलाने का। आप देखें ना इंग्लैंड की जो एरा है, मतलब जैसे इयान बॉथम है, इयान बॉथम के बाद करंटली मैं रेट करता हूँ बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स अपने दम पे मैच जिताते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। साउथ अफ्रीका में जाकर उन्होंने मैच जिताए, एशियस में उन्होंने मैच जिताया। हेडिंगली की उनकी वो कमाल की पारी थी, हालांकि वो एक रनआउट मिस हो गया था नेथन लायन से, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें तो होती हैं। कमाल की पारी खेली, मैच जिताया इंग्लैंड को। तो ये 5 खिलाड़ी जो मैंने कहे कि कैलिस, देन कपिल देव, और उसके पहले आपके थे एंड्रू फ्लिंटॉफ, और उसके बाद आपके आ गए इयान बॉथम एंड देन बेन स्टोक्स। एक और शख्स हैं जो ऑलराउंडर ग्रेटेस्ट बन सकते थे, वाइट बॉल में भी, रेड बॉल में भी, और वो भी कहीं ना कहीं मुझे अश्विन की ध्यान इसलिए दिलाते हैं कि उन्होंने भी अपने करियर में बैटिंग को सीरियसली लेना बहुत बाद में शुरू किया। मैं बात कर रहा हूँ शॉन पोलक की। शॉन पोलक ओपनिंग बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने आते थे और कमाल के बैट्समैन थे वो। लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बीइंग अ फैन, कि उन्होंने अपनी बैटिंग को सीरियसली लिया नहीं। अगर वो ले लेते सीरियसली तो ही कुड हैव बीन फाइनेस्ट ऑलराउंडर। आई गेस, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, दैट हम जब ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमने खुद ही एक स्पिनर ऑलराउंडर को अंडररेटेड घोषित कर दिया, क्योंकि हमारी लिस्ट में
अभी तक कोई भी स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं आया जो स्लो लेफ्ट आर्म या फिर ऑफ स्पिनर हो। हाँ, और वो ऑलराउंडर देखिए मेरे वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अश्विन को मैंने बहुत बाद में देखा है। जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने पहले उनको चुना जिनको मैंने देखा है खेलते हुए। हाँ, स्टोक्स और अश्विन में आप जरूर कह सकते हो कि दोनों करंट जनरेशन के हैं, तो मे बी यू कुड सिलेक्ट आइदर दिस आइदर दैट, बट पहले चार जो हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उनको मैंने पहले देखा है। शायद मेरे ख्याल में कि सनत जयसूर्या एक ऐसे ऑलराउंडर थे जो अंडररेटेड गए। सनत जयसूर्या को तो ऑलराउंडर उनके स्टैट्स में लिखते भी नहीं है लोग, टॉप ऑर्डर बैटर लिखते हैं, बट ही वाज एन ऑलराउंडर। ही वाज एन ऑलराउंडर, स्लो लेफ्ट आर्म, और उनकी फ्लाइट अलग थी। वीरेंद्र सहवाग वाज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एन ऑलराउंडर एज वेल। सचिन तेंदुलकर बिफोर हिज इंजरीज टेनिस एल्बो वो अपनी बॉलिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते थे, हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। तो ऐसे तो बहुत से हैं, बहुत सारे। शोएब मलिक है, डेनियल विटोरी हैं, मोहम्मद हफीज हैं। विटोरी ने भी अपने लेटर स्टेजेस में बैटिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। जी बिल्कुल। हाँ, तो अब मेरा अगला सवाल, टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर्स इन सब कॉन्टिनेंट व्हाइल प्लेइंग इन सब कॉन्टिनेंट, ये मेरा आपका दूसरा सवाल है उन 4 सवालों में से। सब कॉन्टिनेंट की देखिए अगर बात करेंगे तो सब कॉन्टिनेंट तो अगेन जो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं वही टेक ओवर कर लेंगे सारी पोजीशंस। तो पहले नंबर पे तो मैं अश्विन को ही डालूंगा, ऐश अन्ना से बेटर तो नहीं है कोई ये, क्योंकि देखिए ऐश अन्ना की बात अगर ओवरसीज की करें तो थोड़ा सा यू कुड रेज सम क्वेश्चंस कि भाई ओवरसीज में शायद उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, या ये भी कह सकते हो कि उनको उतना मौके भी नहीं मिले हैं ओवरसीज में। तो दोनों चीज़ें हैं। तो ऐश अन्ना है, उसके अलावा उनके बाद जड्डू भाई हैं अपने, तो रवींद्र जडेजा को मैं लूँगा। और उसके बाद आई वुड गो विद, मैं सनत जयसूर्या के संग भी जा सकता हूँ क्योंकि हालांकि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर की श्रेणी में उनको आप नहीं डालोगे, लेकिन वो थे ऑलराउंडर। तो पहले 3 तो यही हो गए, बाकी अगर आप लिस्ट फिनिश करें। साकिब अल हसन एक ऑलराउंडर हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर या फिर एक और श्रीलंकन ऑलराउंडर मैं डाल सकता हूँ कि एक तो पाकिस्तानी ऑलराउंडर लेग स्पिनर यासिर यासिर शाह जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी शायद 100 मारा था, और एक ऑलराउंडर जो कि बहुत से लोग भूल जाते हैं कि तिलक रत्ने दिलशान एक ऑलराउंडर थे। श्रीलंका बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं उसे, लकी था ऑलराउंडर्स के मामले में, क्योंकि उनके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर्स बहुत सारे हुआ करते थे, चाहे वो धनंजय डिसिल्वा। बट 5th पोजीशन पे आई वुड सजेस्ट आई सजेस्ट यू शुड पुट यासिर। आप शाहिद अफरीदी को पिक कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने टेस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए बॉलिंग से तो वो कंट्रीब्यूट करते थे, और बैटिंग में उनका जो टेरर था वो तो था ही, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट कम खेलते हो आप। हालांकि युवराज को टेस्ट क्रिकेट में उतना ट्राई नहीं किया गया, वो भी एक क्वेश्चन वाला मार्क आ जाता है वहां पे कि उसके ऊपर तो एक ऐसा बैटर जो वाइट बॉल क्रिकेट में शायद सबसे बेटर रहा हो सबसे, और टेस्ट क्रिकेट में वो उतना कमाल नहीं कर पाया, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। तो वही बात हो जाती है कि युवराज सिंह के टेस्ट ज़्यादा ना खेलने के ऊपर तो शायद उनके पिताजी भी बहुत खफा चल रहे हैं आजकल, जितने बयान चल रहे हैं। तो टॉपिक से खैर हम ना भटकते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल इस पूरी चर्चा का, आपको क्या लगता है कि अश्विन खिलाए जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्कोर लाइन क्या होगा इस बार? हाँ देखिए, अश्विन तो रहेंगे बॉर्डर गावस्कर में, कुछ मैचेस में, कुछ जहाँ पे जैसे सिडनी है वहाँ पे रहेंगे, वो एडिलेड में रहेंगे, मे भी शायद पर्थ में आप उनको ना खिलाएं, मे भी शायद आप उनको गाबा में ना खिलाएं, लेकिन कुछ तो ग्राउंड्स ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे हैं जहाँ पे स्पिन को मदद मिलती है, और टीम कॉम्बिनेशन अब ऐसे ही लेके चलती है। मेरे हिसाब से तो बुमराह भी हो सकता है सारे मैच ना खेलें, क्योंकि इंडिया चाहेगी कि उनका भी वर्कलोड मैनेज करें और उनको सारे मैचेस ना खिलाएं, ऐसा लगता है। मतलब खेलने को खेल सकते हैं क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस बहुत होते हैं। तो अश्विन खेलेंगे। स्कोर लाइन तो आई गेस मे भी आप ये कह सकते हो कि मेरे हिसाब से 3-1 की स्कोर लाइन हो सकती है।
इंडिया की एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो जा सकता है। हालांकि आज के दौर में टेस्ट मैचेस ड्रॉ जाते नहीं हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लंबे सेशंस चलते हैं मैचेस में। सो 3-1 की स्कोर लाइन इज माई प्रेडिक्शन। मेरी प्रेडिक्शन 2-1 की रहेगी, जैसा पिछली बार रहा। एक टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, एक इंडिया शायद गवा सकता है वहां पे एक्लेमेटाइज होने के लिए। एक तो मैंने भी पिक किया है कि एक तो इंडिया हार सकता है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब वो भी खेलने आए हैं, वो भी किसी के बालक हैं। एक चीज और है कि बीजीटी में वी कुड सी द ओल्ड वर्जन ऑफ विराट कोहली, क्योंकि करियर के ऐसे दौर में हैं जब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस सीरीज में भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमेशा से ही विराट का एक डिफरेंट एक रूप निकल के आता है। सो विराट से हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले बीजीटी में। रिसेंटली एक मीम देख रहा था, अब तो वापस आ जाओ विराट पाजी, अब तो सुनील नारायण भी गुस्सा करने लग गया। सो एक चीज और है बिफोर वी फिनिश, नेथन लाइन वर्सेस रविचंद्रन अश्विन भी देखने को रहेगा। अ बैटल टू वॉच आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू विकेट टैलीज। दोनों आसपास हैं 500 के ऊपर, दोनों ही चाहेंगे कि अपना इम्पैक्ट छोड़ें। तो आई गेस अश्विन रहेंगे, और अश्विन और लाइन की एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगी। प्लस अनदर बैटल विराट एंड स्टीव स्मिथ एज वेल, द टू गोट्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। ऑन दिस नोट वील बी टेकिंग यू अ लीव, बट जो आज का सवाल था कि क्या अश्विन सबसे बेहतर हैं, तो इसका निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि स्पिनिंग ऑलराउंडर्स में अश्विन अभी तक के बेस्ट ऑलराउंडर हैं इन सब कॉन्टिनेंट एज वेल, प्लस इन सेना कंट्रीज ऑल्सो। हालांकि उनकी बैटिंग की वजह से उन्हें नहीं खिलाया जाता है, लेकिन फिर भी अश्विन इज द न्यू गोट एंड विल ऑलवेज बी द गोट फॉर एन एस्पिरेशनल ऑलराउंडर। तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। This is me, Akash Thapa, with my fellow podcaster Akshat Gaur. If you like this video, please like this video. Comment your views down below. Subscribe to Cricket Times. Press the bell icon to not miss any more updates. Till then, Tata, see you, bye bye.